नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस क्रम में हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, मई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का, जो कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस क्रम में हम लोगों ने पार्ट वन देख लिया है, आज पार्ट टू है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है ये 3 पार्ट में आएगी। तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कल आ चुका है और तीसरा पार्ट कल आएगा। और इन सबसे संबंधित रैपिड रिवीजन सीरीज में इस सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे सारे डिटेल अवेलेबल में मिल जाएंगे, सारे वीडियोज आपको वहां पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जो आपके इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर अब इस क्रम में आज शुरू किया जाए जो पार्ट टू है, तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूं जो आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं। आज के टॉपिक में अगर हम अपना पहला बात करें तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक। ठीक है, इसके बारे में 2021 है, लेकिन अभी ये 2023 में पास हुआ है लोकसभा से, इसलिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो क्या क्या खास बात है जो आपको जानना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए चले इसमें देखते हैं। तो लोकसभा में पास हुआ है अभी हाल ही में, मतलब 2023 में ही पास हुआ है ये जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया है, इसी वजह से इस बार के लिए चर्चा में है। इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देखें तो ये अधिनियम है ना, ये पहले 2002 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता था। क्या है कि 1992 के जैव विविधता अभिसमय 1992 में जैव विविधता पे एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी, ये हुआ था 1992 में। और उसी के तहत इस अधिनियम को, जो 2002 वाला अधिनियम है, इसको अपनाया गया था, जो जैव विविधता से संरक्षण से संबंधित अधिनियम है। और इसी अधिनियम में अभी 2023 में संशोधन हुआ है। इसका 21 इसलिए है कि इसको 21 में पेश किया गया था लोकसभा में इस विधेयक को, लेकिन पारित अभी हुआ है 2023 में जाकर के। इस वजह से आपके इस बार के प्रीलिम्स 2024 के लिए यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्या है कि भारत की प्रतिबद्धताओं के जवाब में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कि भारत की क्या प्रतिबद्धता है जैव विविधता को लेकर के, उस एवज में इस अधिनियम को 2002 में बनाया गया था। जो सीबीडी है यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके अनुसार देशों को अपने जैविक संसाधनों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है और यह राष्ट्रीय कानून के आधार पर इन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इसी कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय कानून बना था, यह अधिनियम बना था 2002 में, जिसमें संशोधन अभी किया गया। तो इसमें हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या संशोधन में शामिल है, जो 2002 के अधिनियम में क्या प्रावधान थे, 2021 में जो संशोधन हुआ उसमें किन किन प्रावधानों को जोड़ा गया, क्या बदलाव किए गए, ये अभी हम इसमें डिटेल से देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो संरचना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर संरचना की बात की गई है, ये त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना करता है जैव विविधता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए। यानी ये जो अधिनियम है ये 3 तरीके से, कैसे, पहला कि राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करने की बात करता है, एनबीए की, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना की बात करता है। इस अधिनियम के द्वारा 3 तरीके से पूरे देश भर में इसको किया जाएगा। कैसे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, इसके लिए एनबीए है। फिर राज्य स्तर पे है राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी एसबीबीएस, यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स है। उसके बाद स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे है जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बीएमसी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 3 चरण है, इन 3 चरण से इस अधिनियम के द्वारा पूरे देश में जैव विविधता के लिए काम किया जाता है, कानून है। ठीक है, दिसंबर 2021 में, अब देखिए हुआ क्या था कि ये जो 2002 वाला अधिनियम है, इस 2002 वाले अधिनियम को दिसंबर 2021 में क्या किया गया था, संशोधन करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया था। इसीलिए इस अधिनियम का नाम है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021, लेकिन यह पारित हुआ है 2023 में। ठीक है, और इस संशोधन का उद्देश्य क्या है, जो ये संशोधन किए गए हैं 2002 वाले में, उद्देश्य है कि भारत में धारणीय जैव विविधता संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देते हुए इस अधिनियम को वर्तमान की मांगों और प्रगति के साथ संरेखित करना। भाई हमेशा आप देखते हैं हर चीज में
आवश्यकता मतलब आवश्यकता के अनुसार चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो वो 2002 में बना था, तो उस समय जो जैव विविधता की स्थिति थी, आज बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के डिमांड के अनुरूप जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए संशोधन की मांग की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो 2021 है, इस 2021 में क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, अगर हम पूरे प्रमुख प्रावधान की बात करें क्या है, तो इसको हम थोड़ा अंतर में देखेंगे। अंतर कैसे कि 2002 में क्या चीजें थी, जो संशोधित हुआ उसमें क्या चीजें हैं। तो जो ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है, इस अधिनियम में अगर हम बात करें कि जैविक संसाधनों तक पहुंच की बात की जाए, कि जैविक संसाधनों के पहुंच पे अधिनियम क्या कहता है, तो इस पे 2002 का अधिनियम क्या कहता है और संशोधित अधिनियम यानी कि 2021 में जो अधिनियम आया, ये क्या कहता है, इसी अनुसार से देखेंगे। ठीक है ना। तो जैविक संसाधनों के पहुंच में जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 है, इसके अनुसार है कि भारत में जैविक संसाधनों का संबंधित ज्ञान तक पहुंचने से इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, ये ध्यान से देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को पूर्वानुमति प्राप्त करने या नियामक प्राधिकरण को अपने इरादे के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। अगर जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच पाना है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए क्या है कि जैव विविधता संसाधन है उससे संबंधित कोई भी अगर जानकारी किसी को चाहिए, तो व्यक्ति को क्या करना होता था, पूर्वानुमति प्राप्त करना होता था उस अथॉरिटी से। ठीक है, अपने इरादे के बारे में बताना होता था कि मैं इस इरादे से वहां जाना चाहता हूं। तो ये 2002 में था। इसमें जो संशोधन हुआ 2021 में, संशोधित जो अधिनियम है 2021, इसके तहत क्या हुआ कि यह विधेयक उन संस्थाओं और गतिविधियों के वर्गीकरण को संशोधित करता है जिनके लिए सूचना की आवश्यकता होती है, साथ ही कुछ मामलों में छूट भी प्रदान की जाती है। मान लीजिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो जैव विविधता के क्षेत्र में काम करते हैं। तो क्या है कि पहले पूर्वानुमति चाहिए थी, इनमें क्या है कि पूर्वानुमति भी है लेकिन कुछ मामलों में छूट है। मान लीजिए कोई विशेष ऐसा मामला होता है तो उसमें छूट भी प्रावधान करता है, जो संशोधित अधिनियम है। उसके बाद अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए 2002 का अधिनियम क्या कहता है, तो आईपीआर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में यह अधिनियम वर्तमान में भारत के जैविक संसाधनों से संबंधित आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए अनुमोदन की मांग करता है। जो राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी है ना, हमने तीनों अथॉरिटियों के बारे में पढ़ा था, राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो जो राष्ट्रीय स्तर की अथॉरिटी है एनबीए, इससे अनुमोदन की मांग की जाएगी किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, 2002 के अधिनियम के अनुसार। जो ये 2021 में संशोधित अधिनियम है, इसके द्वारा क्या है कि विधेयक सुझाव देता है कि आईपीआर के वास्तविक अनुदान से, जो आईपीआर है इसके वास्तविक अनुदान से पहले अनुमोदन की आवश्यकता होगी, प्रक्रिया के दौरान नहीं होगी। मान लीजिए कोई बौद्धिक संपदा है, अगर उसके लिए मांग करनी है तो उसके लिए पहले ही करना होगा। जब प्रक्रिया चल रही, प्रक्रिया के दौरान आप नहीं कर सकते। पहले क्या था कि प्रक्रिया के दौरान भी मांग की जा सकती थी, तो ऐसा नहीं है। जो 2021 में इसके लिए परिवर्तन हो गया है। आयुष चिकित्सकों को छूट दी गई है, जो कि 2002 वाले अधिनियम में छूट नहीं थी। तो इसमें संशोधित अधिनियम 2021 वाले में जो आयुष चिकित्सक है इस क्षेत्र के, उनको छूट दी गई है। क्या कहा गया है कि ये पंजीकृत आयुष चिकित्सकों को, जो इस क्षेत्र के चिकित्सक हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, उनको और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले व्यक्तियों को, जो लोग जैव विविधता के संरक्षण में क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच हेतु राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट का भी प्रावधान करता है। भाई हमने देखा ना कि राष्ट्र के लेवल पे है, राज्य के लेवल पे, स्थानीय लेवल पे है, हर राज्य में अलग अलग तरीके की जैव विविधता है, हर राज्य में आयुष चिकित्सक है, हर राज्य में जैव विविधता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो उन लोगों को अगर कोई काम करना है, कोई रिसर्च, कोई अनुसंधान करना है, तो इसके लिए क्या है कि पहले राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्ण सूचना देनी होती थी, लेकिन कुछ मामलों में अब सूचना देने की जरूरत नहीं है, वो कार्य को कर सकते हैं। तो ये सब चेंजेज हुए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। लाभ साझा करने की बात करें तो 2002 का जो अधिनियम था, इस पे अगर लाभ साझा करने की बात करें तो 2002 का जो अधिनियम है लाभ साझा करने का आदेश देता है, जिसमें उन लोगों के साथ मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ साझा करना शामिल है जो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और इससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान रखते हैं। इन लोगों को ना मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ इनके साथ साझा किया जाता था।
एनबीए जो है वो विभिन्न गतिविधियों के लिए मंजूरी देते समय लाभ साझा करने की शर्तें निर्धारित करता है, ठीक है। लेकिन जो संशोधित अधिनियम आया 2021 में, इस अधिनियम के द्वारा क्या है कि यह विधेयक अनुसंधान, जैव सर्वेक्षण, जैव उपयोग के द्वारा लाभ साझा करने की आवश्यकताओं को हटा देता है, ठीक है। कि अगर आपको वहां पर अनुसंधान करना है, सर्वेक्षण करना है, उस पर काम करना है, तो आपको वहां पे कोई लाभ वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें संशोधित अधिनियम से हटा दी गई हैं। आपराधिक दंड का भी इसमें प्रावधान है। तो जो 2002 वाला अधिनियम था उसमें क्या था, यह अधिनियम विशिष्ट गतिविधियों के लिए अनुमोदन या सूचना प्राप्त न करने जैसे अपराधों हेतु कारावास सहित आपराधिक दंड लगाता है। लेकिन वही जो संशोधित अधिनियम है आपका 2021 का, इस पे क्या है कि यह विधेयक अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले 1 लाख से 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। मतलब वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप दोषी पाए गए तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और वो जुर्माना क्या है, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सभी संशोधन हुए हैं इस विधेयक में, तो ये ध्यान में रखिएगा, यह इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट है हमारा, वो है देखिए साइट्स के बारे में, और इसकी अभी 77वीं मीटिंग हुई है साइट्स की। इसके बारे में भी देखेंगे भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन बातों को भी फोकस करेंगे जो इस बार के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो मीटिंग हुई है कहां पे हुई है, तो ये हुई है स्विट्जरलैंड के जिनोवा में, ठीक है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कि साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म है ये साइट्स का, ठीक है। तो इस साइट्स की जो अस्थायी समिति है, इसकी अभी 77वीं बैठक हुई है, कहां पे, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिससे भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में आशाजनक विकास की संभावना है। भारत के बारे में कुछ बातें की गई हैं, क्या है कैसे है इस साइट्स के 77वें सम्मेलन में, आइए देखते हैं। तो भारत के दृष्टिकोण से कुछ परिणाम आए हैं, जैसे क्या क्या चीजें हैं। तो आसमें पहला है जो इस बार के लिए है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, रेड सैंडर्स। रेड सैंडर्स के बारे में आप जानते हैं, देखिए दो बातें, एक है रेड सैंडर्स, एक है रेड सैंड बोआ। तो रेड सैंड बोआ जो है वो सांप की प्रजाति है, जो भारत में कहा जाता है ना 2 मुंह वाले सांप, जिसका अनैतिक रूप से व्यापार भी किया जाता है। तो ये वो नहीं है, वो रेड सैंड बोआ है, ये रेड सैंडर है। ये जो रेड सैंडर्स है, ये क्या है, लाल चंदन की लकड़ी, पुष्पा मूवी याद है ना, झुकेगा नहीं साला वाला, वो जो चंदन की लकड़ी का व्यापार होता है, उस चंदन की लकड़ी की बात हो रही है। रेड सैंडर्स उसे कहा जाता है, लाल चंदन को। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्या कह रहा है कि रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा से हटा दिया गया है। अब इसको साइट्स के क्या किया गया है कि भारत जो है वो 2004 से ही रेड सैंडर्स के लिए महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया के अधीन था, क्योंकि साइट्स के तहत रेड सैंडर्स की समीक्षा के अधीन था भारत 2004 से ही। क्योंकि आप देखते हैं कि भारत के दक्षिण भारत के जंगलों में, खासतौर से आंध्रा वगैरह के जंगलों में लाल चंदन के ये वृक्ष की प्रजाति की खेती होती है और वहां से व्यापार किया जाता है, बहुत ज्यादा अवैध रूप से उसका व्यापार होता था। तो समीक्षा के अधीन था। भारत ने उस अवैध व्यापार को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके से कार्य किए। तो यही जो समीक्षा हो रही थी, अब साइट्स की समीक्षा से भारत के रेड सैंडर्स को हटा दिया गया है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार के लिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये जो अभी समीक्षा के अधीन था उसके बारे में बता रहा है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से साइट्स की अस्थायी समिति किसी देश के किसी प्रजाति के, ये ध्यान में रखिएगा, किसी भी देश के किसी भी प्रजाति के निर्यात पर जांच बढ़ा सकती है, ठीक है। कौन, साइट्स की जो अस्थायी समिति है, किसी भी देश के किसी भी प्रजाति पे क्या है उसकी निर्यात की जो होता है उस पर जांच कर सकती है। तो ये अभी रेड सैंडर्स भारत का 2004 से उसी समीक्षा के अधीन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कन्वेंशन ठीक से लागू किया जा रहा है नहीं। यानी जो साइट्स का कन्वेंशन है, जो भी इसके सदस्य देश है, उन देशों में इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये किसी भी देश के जो लोग इसके सदस्य हैं, सभी प्रकार के वनस्पति और जीवों के व्यापार पे रोकथाम के लिए है, ठीक है ना, अवैध व्यापार के रोकथाम के लिए ये है। तो इसलिए ध्यान में रखेगा। तो साइट्स 2004 से रेड सैंडर्स के समीक्षा का अधीन था साइट में भारत का, इसे अभी इस बार हटा दिया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये ऐसी प्रक्रिया है।
अब इसका क्या है कि अनुपालन और मजबूत रिपोर्टिंग के कारण भारत ने इस पर ठीक से काम किया और भारत को इस प्रक्रिया से अब हटा दिया गया है, जो कि साइट्स के समीक्षा की प्रक्रिया में रेड स्टैंडर्ड था, उसके निर्यात की समीक्षा जो की जा रही थी, अब इसको हटा दिया गया है, जो कि देश के रेड स्टैंडर्ड्स उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो लोग भी इसके उत्पादक हैं, जो लोग भी इसकी खेती वगैरह करते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। रेड सैंडर्स जी, जिसे आप टेरोकार्पस सेंटालिनस इसका जो साइंटिफिक नेम है कह सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के विशिष्ट जिलों में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है, ठीक है, जिसका बाजार मूल्य बहुत अधिक होता है और इसे अवैध कटाई तथा तस्करी के कारण खतरों का सामना करना पड़ा है, ठीक है ना। इस लकड़ी का उपयोग बहुत जगह किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा, इस पे बहुत सारी मूवियां भी बनी है और खास तौर से अभी जो लेटेस्ट पुष्पा जो आप सभी ने देखा होगा, तो खैर वो तो फिल्म है और ये रियलिटी है। तो साइंस के राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम में भारत की क्या श्रेणी है, इसके बारे में भी देखते हैं क्या हुआ। तो हाल ही में जो बैठक हुई है, भारत को श्रेणी 1 में रखने का निर्णय लिया गया है साइट्स की स्थायी समितियों के द्वारा, क्योंकि इसने साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम की आवश्यकताओं का पूरे तरीके से भारत ने अनुपालन किया है, इसीलिए भारत को साइट्स की स्थायी समितियों के द्वारा श्रेणी 1 में रखा गया है। साइट्स ऐसा प्रावधान करता है कि प्रत्येक पार्टी साइट्स प्रावधानों को समायोजित करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानून को संरेखित करे, और पहले भारत को साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के लिए श्रेणी 2 में सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। पहले भारत श्रेणी 2 में था, अब भारत श्रेणी 1 में है, और साइट्स इसके लिए प्रावधान करता है कि जो साइट्स के नियम कानून है उनका सभी देश पालन करें। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पालन ही करे, और मतलब पालन करे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करके अगर पालन करें तो वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से भारत पहले श्रेणी 2 में था, भारत ने इसके नियम कानूनों का बहुत ठीक तरीके से पालन किया है, तो इसलिए भारत अब इसमें कैटेगरी 1 में आ गया है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को वर्ष 2022 में संशोधित किया गया, जिसमें साइट्स के प्रावधानों को भी अधिनियमित किया गया था। 1972 वाला जो अधिनियम है 2022 में जब संशोधन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि साइट्स के प्रावधानों को संशोधन करके शामिल किया गया था, इसीलिए भारत अब जो साइट्स के श्रेणी 1 में शामिल हो गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। और इस पे क्या क्या चीजें हुई है तो भारत के लिए कि बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का आह्वान किया गया है भारत के द्वारा। जितने भी बड़ी बिल्ली है, यानी जैसे बाघ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है ना, शेर हो गया, तो इनकी बात हो रही है। तो भारत ने बड़ी बिल्लियों की, विशेष रूप से जो एशियाई बड़ी बिल्लियों के लिए, जो एशिया के क्षेत्र में पाई जाती है प्रजातियां, उनके संरक्षण उपायों का भारत ने समर्थन किया है, और अन्य देशों और हितधारकों से भी उनके संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA, ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA में शामिल होने का आग्रह किया है। और जो IBCA है, इसको अप्रैल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भारत अपने यहां बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए प्रयास करता ही है। आप देखते हैं कि हर मतलब बाघों की जनगणना होती है। अभी आपने देखा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत चीता जो भारत से विलुप्त हो गए थे, उनका स्थानांतरण किया गया दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से भारत में, और भी बहुत सारे प्रयास भारत करता रहता है। तो और भी देशों को इस पे सहयोग करने के लिए आपने देखा ना, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस भारत ने कब, अप्रैल 2023 में इसे शुरू किया। तो भी तो ध्यान में रखिएगा। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे आपको साइट्स के बारे में थोड़ा सा जानना बनता है कि इंटरनेशल ऑर्गेनाइजेशन, यहां से भी सवाल आ सकते हैं। तो साइट्स जो है सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न न हो। कोई भी वन्य जीव या कोई भी वनस्पतियां अगर इनका मतलब व्यापार से उन प्रजातियों को खतरा नहीं होना चाहिए, इसी के लिए साइट्स है, ठीक। वर्तमान में साइट्स में 184 सदस्य देश है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका पहला सम्मेलन साइट्स का 1975 में हुआ था। भारत इसमें 1976 में शामिल हुआ था और 25वां भागीदार देश भारत बना था। 1976 से भारत इसके सदस्य देश में शामिल है, ये ध्यान में रखिएगा। साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो साइट्स का कानून है ना, वो पार्टियों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कि जो भी साइट्स के सदस्य देश है, इसके नियमों को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है वो। दूसरे शब्दों में इन पार्टियों के लिए कन्वेंशन को लागू करना बाध्यकारी है। कन्वेंशन बाध्यकारी है, जो कन्वेंशन हुआ है, लेकिन
कानून बनाकर के लागू करना ये बाध्यकारी नहीं है। जैसे भारत ने अभी अपने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2022 में संशोधन करके साइट्स को शामिल किया, तो अपनी इच्छा पर है, ठीक है ना। लेकिन जो कन्वेंशन है, जो सदस्य देश है, साइट्स के कन्वेंशन को जरूर अपने यहां लागू करेंगे। उससे अगर अपने राष्ट्रीय कानून में शामिल करे या ना करे वो उनके ऊपर है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं ले लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि इसे तब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि उस उद्देश्य के लिए विशिष्ट घरेलू उपाय नहीं अपनाए जाते, ठीक है, तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि साइट्स पार्टियों के पास कन्वेंशन के सभी पहलुओं को लागू करने और उसकी अनुमति देने वाला कानून है। ये सभी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइट्स के लिए राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम भी है कि राष्ट्रीय कानूनों को साइट्स राष्ट्रीय विधान कार्यक्रम के तहत इन सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जो इसके कन्वेंशन और इन सब के तहत जो सदस्य देश शामिल है साइट्स में, वो इनको पूरा करते हैं। क्या कि उन देशों के पास क्या होना चाहिए, एक प्रबंधन प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक प्राधिकरण नामित करना होगा। कन्वेंशन का उल्लंघन करने वाले व्यापार पर रोक लगाना शामिल है। ऐसे अवैध व्यापार को दंडित करना शामिल है और अवैध रूप से व्यापार किए गए या रखे गए नमूनों को जब्त करना, ये सभी इसके तहत शामिल है। ये ध्यान में रखिएगा, इन सभी न्यूनतम आवश्यकताओं को राष्ट्रीय कानूनों को पूरा करना पड़ेगा। साइट्स का जो सचिवालय है वो क्या है कि कुछ कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत करता है साइट्स को, कि कैटेगरी वाइज। तो क्या है कि साइट सचिवालय इन मानदंडों से संबंधित राष्ट्रीय कानून का आकलन करता है और इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। कैटेगरी 1 में क्या है कि आमतौर पर साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विधान साइट्स के कैटेगरी 1 में है। कैटेगरी 2 में क्या है कि सभी साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वो साइट्स 2 में शामिल किया गया है। साइट्स जो श्रेणी 3 है उसमें क्या है कि साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को जो विधि साइट्स के कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता उसे श्रेणी 3 में रखा गया है। जो विधान साइट्स कार्यान्वयन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे, मतलब सभी साइट्स की अवधारणा को, उसे श्रेणी 2 में रखा गया है और साइट्स कार्यान्वयन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विधान को श्रेणी 1 में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक कैटेगरी भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला जो एक और है इंपॉर्टेंट इस बार के लिए हो सकता है घोल मछली के बारे में। घोल मछली को गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली के रूप में अब सूचीबद्ध किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आपके लिए घोल मछली क्या है, क्या महत्व है इस मछली का, ये देखिए। गुजरात ने हाल ही में क्या किया है, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, ठीक है, जिसे प्रोटोनिबिया डायपैंथस इसका साइंटिफिक नेम है, जिसे स्थानीय तौर पे घोल मछली कहा जाता है। इससे क्या है कि गुजरात सरकार ने अपनी राज्य मछली घोषित किया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, घोल गुजरात की राज्य मछली है। यह निर्णय विभिन्न कारकों पर आधारित था, जिसमें इसकी विशिष्टता यानी ये जो मछली है इसकी खासियत के बारे में, इसका आर्थिक मूल्य, इसका बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है और इस मछली की संरक्षण की भी आवश्यकता है। इस अनुसार इसलिए गुजरात सरकार ने क्या किया है कि इसे अपनी राज्य मछली घोषित किया है। अगर हम घोल मछली के बारे में थोड़ा देखें तो इसका भौगोलिक वितरण के बारे में देखें तो ये जो मछली है खासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखिएगा, बेसिक फैक्टर के बारे में। इसका प्राकृतिक वास जो है वो फारस की खाड़ी से लेकर के प्रशांत महासागर तक में घोल मछली पाई जाती है। आर्थिक महत्व की बात करें तो जो घोल मछली है इसका इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है। खासतौर से बात करें तो घोल मछली चीन और अन्य एशियाई देशों के बाजार में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। इसके उच्च बाजार मूल्य के कारण इसे सी गोल्ड के नाम से, क्योंकि इस मछली की बाजार में कीमत बहुत ज्यादा है, हजारों में है, ठीक है ना, तो इसलिए इसे सी गोल्ड कहा जाता है कि समुद्र का सोना इसे कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो मांस है वो यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में निर्यात किया जाता है, जबकि इसका ड्राई एयर ब्लैडर, देखिए इसके मछली होता है, मछली में ब्लैडर होता है, तो जो इसका ड्राई एयर ब्लैडर है इस मछली का, ये विशेष रूप से चीन में इस मछली के ड्राई एयर ब्लैडर की अत्यधिक डिमांड है और इसके मांस का डिमांड यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में है, तो वहां पर निर्यात भी किया जाता है। तो ये आर्थिक महत्व है। अब आर्थिक महत्व अगर आप इसकी कीमत को देखें, सी गोल्ड इसे क्यों कहा जाता है, तो गुजरात में अगर हम बात करें बेसिकली तो 1 किलोग्राम घोल मछली की कीमत 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक है। इसलिए 1 किलो की कीमत, इसलिए गुजरात की बात हो रही है। और जो इसका ड्राई एयर ब्लैडर होता है इस मछली का, ये इस मछली के शरीर का सबसे महंगा हिस्सा माना जाता है। इसकी जो मार्केट है, जो निर्यात बाजार है, जो निर्यात किया जाता है, उसमें इसकी कीमत
25,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक है। इसलिए इस मछली की खासियत है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। लाभ क्या है इसका, क्योंकि ऐसे तो है नहीं डिमांड को, कुछ फायदे होंगे। तो लाभ ये है कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए ये सबसे अच्छा, वैसे भी मछली आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन ये मछली बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आंखों की रोशनी को बनाए रखने में सहायता करती है। और क्या क्या, उम्र बढ़ने, झुर्रियों को रोकने, जो चेहरों पे झुर्रियां आ जाती है ना बढ़ते उम्र के साथ, उन झुर्रियों को रोकने के लिए घोल मछली में मौजूद जो कोलेजन है, इसकी मात्रा चेहरे में पड़ने वाली झुर्रियों को रोकती है, त्वचा की लोच को भी बरकरार रखती है, ग्लो वगैरह त्वचा पे बना रहता है। अगर इसे रेगुलर रूप से खाया जाए या खिलाया जाए बच्चों को मान लो, तो घोल मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जो कि बच्चों के, शिशुओं के इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू में सुधार करती है और मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास में भी काफी हद तक यह मदद करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संरक्षण की बात की जाए इसके, तो संरक्षण में आप देखेंगे कि IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त की स्थिति में है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए गुजरात सरकार ने इसे राज्य मछली का दर्जा दे दिया है, जिस वजह से क्या होगा कि घोल मछली के संरक्षण में सरकार, अब गुजरात की जो सरकार है वो महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। विशेष भी है, जैसे कुछ अगर बात करें तो समुद्री और अंतर्देशीय मछली प्रजातियों की समृद्ध विविधता के साथ जो गुजरात है, भारत में मत्स्य उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्यों में एक है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि गुजरात में मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वहीं पे 2021-22 में बात करें तो गुजरात में कुल 8.74 लाख टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया था। तो ये सब कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे, वो ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और इंपॉर्टेंट है वो है हमारा आर्टिफिशियल रीफ के बारे में। आप लोगों ने रीफ के बारे में बहुत पढ़ा होगा, कोरल रीफ वगैरह, लेकिन ये आर्टिफिशियल रीफ है। रीफ मीन्स होता है चट्टान, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम चट्टान। आप लोग देखते होंगे समुद्र के अंदर चट्टानें पाई जाती हैं, समुद्र के अंदर आप देखते होंगे, ये आप जो देख रहे होंगे, आप लोगों ने अगर रियल में देखा होगा, अगर जो लोग स्कूबा डाइविंग वगैरह समुद्र में किए होंगे तो अंदर जाकर के देखे होंगे, नहीं तो फिल्मों वगैरह में आपने इस तरीके की चीजें देखी होंगी। तो आर्टिफिशियल रीफ का मतलब यह है कि मान लो समुद्र में जहाज भी चलते हैं, तो बहुत सारे जहाज डूब, जो पहले से डूब गए हैं, या जो जहाज चलते हैं तो उनमें जो प्लेटें वगैरह टूट टूट के जो गिर जाती है, तो समुद्र में जाके विद्यमान हो जाती है और वही बन जाती है आर्टिफिशियल कोरल रीफ, सॉरी आर्टिफिशियल रीफ, जहां पे मछली वगैरह के, समुद्री जीवों के रहने, कवकों के पलने का स्थान हो जाता है। तो खासकर से इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे आर्टिफिशियल रीफ के बारे में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम चट्टानें क्या है कि मानव निर्मित, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो मानव निर्मित है, पानी के नीचे की संरचनाएं होती हैं जो कि समुद्री जीवन के लिए आवास प्रदान करती हैं। ठीक है, आमतौर पर समुद्री जीवन को बढ़ावा देने के लिए आकृति रहित तल वाले क्षेत्रों में ये बनाई जाती हैं। उनका उद्देश्य कटाव को नियंत्रित करना, तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना, जहाज के मार्ग को अवरुद्ध करना, ट्रॉलिंग नेट के उपयोग को रोकना, रीफ बहाली का समर्थन करना, जलीय कृषि में सुधार करना और सर्किंग या स्कूबा डाइविंग को बढ़ावा देना हो सकता है। ज्यादातर लोग स्कूबा डाइविंग के दौरान इन्हीं रीफ्स को देखने जाते हैं और वहीं पे कलरफुल मछलियां जो जीव हैं वो वहीं पर रहती हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कृत्रिम चट्टानों की बात करें तो ये चट्टानें कई प्रकार के होते हैं, जैसे जहाज का मलबा, इससे भी आर्टिफिशियल रीफ्स बन जाते हैं। तो बिखरे हुए जहाज के कृत्रिम चट्टानों का सबसे आम प्रकारों में से एक है। वे समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करते हैं, जिनमें मछलियों के लिए छिपने के लिए दरारें, शैवाल और अकेशुकरी के लिए कठोर सतहें शामिल होती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो तेल और गैस प्लेटफॉर्म भी होते हैं, कि जब तेल और गैस प्लेटफॉर्म निष्क्रिय हो जाते हैं किसी जहाज के, तो कृत्रिम चट्टानें बनाने के लिए उन्हें डुबोया जा सकता है। वे जहाजों के मलबे के समान हैं, क्योंकि वे समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करते हैं। तो ये इसीलिए इसे मानव निर्मित कहा जाता है। कंक्रीट रीफ मॉड्यूल होता है कि कंक्रीट रीफ मॉड्यूल जो है विशेष रूप से कृत्रिम चट्टान बनाने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया है। आमतौर पर कंक्रीट ब्लॉकों से बने होते हैं, जिन्हें समुद्री जीवन के लिए जटिल आवास बनाने के लिए विभिन्न आकारों और में इसे व्यवस्थित किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। रीफ बॉल्स भी होते हैं, ये खोखले गोले होते हैं जो कि कंक्रीट से बने होते हैं। इन्हें समुद्री जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के आवास प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। ये सब मनुष्यों के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिनमें मछलियों के छिपने के लिए दरारें और शैवाल है अकेशुकी जीवों को के लिए भी स्थान वगैरह इसमें शामिल होते हैं। तो ये सब होती है कृत्रिम चट्टानें, ध्यान में रखिएगा। इसके
बहुत सारे लाभ हैं कृत्रिम चट्टानों के। तो क्या लाभ है, अगर हम लाभ में बात करें तो इससे क्या होता है, समुद्री जैव विविधता में वृद्धि होती है कि जो कृत्रिम चट्टाने हैं वो मछली, मूंगा, शैवाल और कशेरुकी जीव जितने हैं उन सब के लिए समुद्री जीवन में आवास प्रदान करती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रहने को घर मिलेगा तो आसपास में जैव विविधता बढ़ेगी। वहीं पे उन्नत मत्स्य पालन होगा कि जब आवास मिलेगा तो मछलियां रहेंगी तो संख्या में भी वृद्धि होगी। इसलिए ये कृत्रिम चट्टाने मछलियों के लिए नर्सरी आवास प्रदान करती हैं, जिससे मत्स्य पालन में सुधार हो सकता है। कटाव में कमी के कृत्रिम चट्टाने पानी के प्रवाह को धीमा करती हैं। ठीक है ना, जहां बहाव कम होगा वहां चट्टाने होंगी तो स्पीड कम होगा पानी का। और तलछट को फंसाकर कटाव को कम करने में भी मदद करती है। पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है कि कृत्रिम चट्टाने जो है प्रदूषक है उनको फिल्टर करके प्रदूषकों को तोड़ने वाले बैक्टीरिया के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता जो है पानी की यहाँ पे सुधरती है। स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग गंतव्य के लिए स्कूबा डाइविंग वगैरह के लिए काफी है, पर्यटन के लिए बढ़ावा मिलेगा। ये कृत्रिम चट्टाने लोकप्रिय स्कूबा डाइविंग और इसके लिए गंतव्य बना सकती है। तो ये सब खास बात है कि कृत्रिम चट्टानों के लिए आपको ध्यान में रखना होगा। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है प्रोजेक्ट चीता के बारे में। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत एक पूरे साल 2023 में किन्हीं न किन्हीं वजहों से यह चर्चा में रहा है। क्या खास बात है, आइए इसमें देखें। पहले भारत ने चीता पुनः वापसी परियोजना की शुरुआत की थी। कब की थी, 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुई थी 2022 में। लेकिन चीता आए भारत में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से। बहुत सारे वजहों से, प्राकृतिक कारणों की वजह से या उनके गर्दन पे जो रेडियो कॉलर लगा था उस वजह से वो संक्रमित हो गए। इस वजह से बहुत सारे चीतों की मृत्यु भी हुई। तो इसी वजह से 2023 में अक्सर ये चीता परियोजना चर्चा में रही। तो प्रोजेक्ट चीता भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के लिए, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जिसका उद्देश्य था कि चीतों की आबादी को भारत में बहाल करना। कोई बढ़ाना नहीं था, बहाल करना था, अभी पैदा करना था, क्योंकि भारत में चीता पहले ही विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, 1952 में ही देश में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इसलिए इस परियोजना में चीता जो है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए। और कहां लाए गए थे भी ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इनको वहां से ट्रांसफर किया गया था। ये जो पुनः वापसी की प्रक्रिया है, तो जो चीता आए थे उनमें 20 रेडियो कॉलर लगे थे। अब रेडियो कॉलर क्या होता है कि एक चिप होती है, गले में एक चिप लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन उससे ये इन्फेक्टेड हो गए थे। इन्फेक्टेड होने की वजह से भी कुछ चीतों की मृत्यु हो गई, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से भी मृत्यु हो गई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया की जलवायु और भारत की जलवायु, इनमें कुछ अंतर रहा होगा। कुछ लोगों को जंगल में छोड़ा गया, कुछ लोगों को बाड़े में रख कर रिसर्च किया गया। इन सब दौरान कुछ चीतों की मृत्यु हो गई, जिस वजह से प्रोजेक्ट चीता पूरे चर्चा में रहा है। इस वजह से तो क्या है कि 20 रेडियो कलर वाले चीतों को दक्षिण अफ्रीका से 12 और नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में भारत ने नामीबिया से स्थानांतरित 8 चीतों में से एक ने 4 बच्चों को भी जन्म दिया था। यह भी खास बात है, इस वजह से भी चर्चा में था। चीतों को एक क्वारंटाइन अवधि से पहले गुजरना पड़ा, फिर उन्हें बड़े अनुकूल बाड़ों में स्थानांतरित कर दिया। शुरू में लाया गया तो एक एरिया में इनको क्वारंटाइन रखा गया, एक एरिया इनके लिए फिक्स था, उससे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे उस जंगल को, माहौल को समझ गए कूनों के, तब उन्हें बड़े क्षेत्र में छोड़ा गया। समर्पित जो निगरानी दल है जो इन पर निगरानी करती थी, स्वतंत्र रूप से घूमने वाले चीतों की 24 घंटे निगरानी रखते थे, जो रेडियो कॉलर लगा था उसी के जरिए। मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर की वजह से भी चिंता में थी और प्रोजेक्ट चीता चर्चा में भी था कि कूनो नेशनल पार्क में प्राकृतिक कारणों से 8 चीतों की मौत हो गई थी। ठीक है, और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिला है कि मौतें जो है वो प्राकृतिक कारणों से थी और ये रेडियो कॉलर जैसे अन्य कारकों से संबंधित नहीं थी, क्योंकि कुछ मौतें रेडियो कॉलर से भी हुई थी और कुछ प्राकृतिक हुई थी। तो जो प्राकृतिक हुई थी उसमें ये कहा गया कि उसका वजह रेडियो कॉलर नहीं है, वो प्राकृतिक मौत है। और प्राकृतिक मौत में हो सकता है कि जलवायु अनुकूल ना हो कुछ चीजें, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो परियोजना के कार्यान्वयन एवं चुनौतियों की बात की, ये जो चीता प्रोजेक्ट है इसके लिए, इस परियोजना को एनटीसीए के द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्य जीव संस्थान के साथ नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से इसको चलाया गया था। इस परियोजना की चुनौतियों में पुनः स्थापित चीता आबादी की निगरानी करना, उनका सुरक्षण करना और उनका प्रबंधन करना, ये सभी इसमें शामिल है।
इनके संरक्षण के प्रयास और उपाय के बारे में अगर हम बात करें तो जो चीतों की मौत हुई है तो उन मौत की कारणों की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों तथा दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के जो पशु चिकित्सक हैं उनके साथ परामर्श करके इनके संरक्षण के बारे में काम किया गया है। स्वतंत्र राष्ट्रीय विशेषज्ञ निगरानी प्रोटोकॉल, सुरक्षा स्थिति, प्रबंधकीय दिशा निर्देश, पशु चिकित्सा सुविधा, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, इन सबकी समीक्षा की गई है। तो इसलिए इस बार के लिए प्रोजेक्ट चीता इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए क्या है कि चीता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की बात कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए चीता अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फ्रंट लाइन कर्मचारी प्रदान करेंगे जो फ्रंट से इस पे काम करेंगे। चीता संरक्षण बल स्थापित किया जाएगा तथा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीतों के लिए दूसरा आवास स्थल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और सरकार पुनः स्थापित चीता आबादी के संरक्षण और उसकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित करने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध है। तो कूनो के बाद दूसरा आवास गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य बनाने की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला एक और जो इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, बिग कैट काउंट यानी बाघों की गणना की बात है। 2022 में बाघों की गणना हुई है और इसकी रिपोर्ट आई है 2023 में। क्या स्थिति है देश में बाघों की गणना से संबंधित, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बना के बाघों के संरक्षण में काफी काम कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इसमें देखिए क्या है कि भारत की बाघ जनगणना 2022 का 5वां चक्र का आंकड़ा, 2022 में 5वीं बार इनकी जनगणना हुई है, तो ये जारी किए गए हैं, जो कि पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में 6.7% की वृद्धि को दर्शाते हैं 2022 वाले जनगणना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाघों की जनगणना भारत के 20 राज्यों के वन आवासों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें से 32,588 स्थानों पर कैमरा लगाए गए हैं और इनसे 47,81,881 तस्वीरें बाघों की ली गई हैं। तो डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ के लिए कि इस तरीके से काउंटिंग की गई है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन भी ये सब किया है। उद्घाटन कर जब हुआ था तभी उन्होंने एक गणना के बारे में इसके रिपोर्ट को जारी की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था, कब? जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए थे तब। ये भी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये आईबीसीए है क्या चीज, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो भी आपको जानना है कि आईबीसीए को बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सभी बड़ी बिल्लियां हैं, ठीक है ना, बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। इनके संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आईबीसीए में 97 देश शामिल हैं, ठीक है, और आईबीसीए भारत के द्वारा शुरू किया गया है। आईबीसीए के संबंध में साझेदारी, क्षमता निर्माण, पर्यावरण, पर्यटन पर बल दिया जाएगा। ये सभी सदस्य देश मिलकर के इन सभी सेक्टर्स में काम करेंगे। इससे क्या है कि सूचना का प्रसार होने के साथ साथ सदस्यों के बीच क्या होगा, जागरूकता भी बढ़ेगी, एक दूसरे को सूचना का भी आदान प्रदान करेंगे, जिससे जागरूकता बढ़ेगी। अब जो काउंटिंग हुई है, जो जनगणना हुई है, इसके मुख्य बिंदुओं पर अगर हम विचार करें तो अगर हम संख्या की बात करें तो 2018 से 2022 तक में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो 200 की भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3,167 है, जो कि 2018 में 2,967 थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। संख्या भले मत याद रखें, लेकिन वृद्धि कितनी हुई है ये ध्यान में रखिएगा। वृद्धि दर की बात करें तो 2014 से 18 के दौरान इनकी वृद्धि 33% थी, जो कि 2018 से 22 के दौरान जो वृद्धि हुई है ये मात्र 6.7% हुई है। तो परसेंटेज में घटी है पहले की तुलना में, यानी 14 से 18 की बात करें तो 33% की वृद्धि हुई, 18 से 22 के दौरान 6.7% की मात्र वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट। संख्या में वृद्धि की बात करें अगर एरियाज वाइज अगर थोड़ा सा जाए तो शिवालिक पहाड़ियों का जो रेंज है और जो गंगा के मैदानों का रेंज है, यहाँ पे जो बाघ पाए जाते हैं तो बाघों की संख्या में इन एरियाज में वृद्धि हुई है। वहीं पे बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। आपको इतना डिटेल नहीं जानना, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ कर रखेंगे। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में 194 बाघों को कैमरे में ट्रैप किया गया और नीलगिरी क्लस्टर में विश्व स्तर पर बाघों की सबसे अधिक संख्या है। तो ये सब एक कॉन्सेप्ट के लिए। गिरावट की अगर बात करें तो जो नया विश्लेषण आया है इससे ये पता चला है कि पश्चिमी घाट में बाघों की संख्या में कमी आई है
और वही वायनाड और बिलगिरिंगा पहाड़ियों में काफी गिरावट देखी गई है। तो आपको फैक्ट नहीं रखना, बस कॉन्सेप्ट के लिए। उच्च संरक्षण प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं भारत में बाघों के? तो सिमलीपाल में आनुवंशिक रूप से कम आबादी वाले बाघों को उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। और यह रिपोर्ट अलग अलग आबादी के साथ सतत आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए भी वैश्विक बाघ संरक्षण तकनीकों की सिफारिश भी करता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। अगर भारत में बाघों की गणना की बात करें तो राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा किया जाता है। एनटीसीए के द्वारा जो राज्य के वन विभाग हैं, जो संरक्षण करने वाले एनजीओ हैं, और भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ साझेदारी में प्रत्येक 4 वर्ष पे बाघों की जनगणना की जाती है। ध्यान में रखिएगा, पहले 2018 में हुआ था, उसके पहले 2014 में हुआ था, अब 2022 में हुआ है। ठीक है ना, अब 4 साल बाद 2026 में, 22 के बाद मतलब फिर 26 में अब होगी। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये गणना जमीन आधारित सर्वेक्षण पे होता है कि जमीन पे कितने बाघों को देखा गया, कैमरा से कितने लोगों को ट्रैप किया गया, इस सब आधार पे पूरा कंप्लीट करके इन संस्थानों के द्वारा इनकी काउंटिंग की जाती है। बाघ के बारे में है तो कुछ बातें बाघ के बारे में इंपॉर्टेंट आपको जानना है, जहां से सवाल आ सकता है। इसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस। भारतीय प्रजाति का जो बाघ है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसका पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। पर्यावास की बात करें कहां पाए जाते हैं तो ये भारतीय उपमहाद्वीप, सुमात्रा, साइबेरियाई समशीतोष्ण वनों से लेके उपोष्ण कटिबंधीय और आपका उष्ण कटिबंधीय वनों तक ये पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बिल्ली की प्रजाति, बाघ जो है, जो बिग कैट्स हैं, उन बिग कैट्स में सबसे बड़ी ये प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कितने बाघों की उप प्रजातियां, तो बाघों की 8 उप प्रजातियां हैं। उन 8 उप प्रजातियों में से 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है कौन कौन सी 8 है और वो कौन कौन सी 3 है जो विलुप्त हो गई है। तो अगर आप 8 की बात करें तो 8 उप प्रजातियों में बंगाल टाइगर है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। कैस्पियन टाइगर है जो कि मध्य और पश्चिमी एशिया से तुर्की तक में पाया जाता था, जो कि विलुप्त हो गया है। ठीक है। अमूर टाइगर है जो कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया का जो अमूर नदी क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। जावा टाइगर है जो कि जावा इंडोनेशिया में पाया जाता था, यह भी विलुप्त हो चुका है। दक्षिण चीन टाइगर है जो कि दक्षिण और मध्य चीन के बीच पाया जाता है। बाली टाइगर है जो कि बाली इंडोनेशिया में पाया जाता था, यह विलुप्त हो गया है। सुमात्रा टाइगर सुमात्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडो चाइनीज टाइगर, ये जो टाइगर है प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। तो इन 8 प्रजातियों में से आपको यह पता होना चाहिए कौन सी 3 विलुप्त हो गई हैं। तो ये तीनों जो हैं ये विलुप्त हो चुकी है, तो इनका ध्यान में रखिएगा, कैस्पियन टाइगर, जावा टाइगर एंड बाली टाइगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो खतरे, बाघों को खतरे किससे है, तो इनके पर्यावास को जो नुकसान होता है, जहां पे रहते हैं उसका विखंडन और इनका अवैध शिकार। सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखिएगा, यूपीएससी ये सवाल पूछ देती है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में बाघों को रखा गया है। आईयूसीएन में विलुप्ति होने के कगार पे ये है और साइट्स के परिशिष्ट वन में बाघों को रखा गया है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर भारत में हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में टोटल टाइगर रिजर्व 53 है। एनटीसीए का जो आंकड़ा है उसके अनुसार 53 टाइगर रिजर्व भारत में टोटल है। उनमें जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है खासतौर से क्षेत्र के हिसाब से, तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि क्षेत्र के आकार में भारत का सबसे बड़ा है। वहीं पे सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करें जो क्षेत्र के आधार पे, तो आसाम का है ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो ये सब कुछ खास बातें थी जो आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो ये करंट का टॉपिक चल रहा है, जो इस बार के प्रीलिम्स के 2024 के लिए इंपॉर्टेंट, तो इसका दूसरा पार्ट भी आज समाप्त होता है। कल हम लोग इसका तीसरा पार्ट लेके आएंगे और ये इस 3 पार्ट में पूरा सीरीज इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।